नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं छोटे बच्चों के साथ। जो श्रृंखला हम प्रारंभ करने, इसका जो मेन उद्देश्य है हमारे बच्चों को उत्तराखंड की विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल करने के लिए और साथ ही यूपीएससी जैसे माध्यमिक परीक्षाओं की तैयारी हम अभी से ही हम बच्चों को करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम अपने राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। जो आपके प्राचीन और मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में आज हमारे बीच अंकिता कक्षा 7th की ये बच्ची है। ये आपके सामने प्राचीन और उत्तराखंड के इतिहास के बारे में यहाँ पर ये आप लोगों को बताएगी और उसके बाद हम बाद में इससे क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। और जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कम से कम इस बच्ची को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से तैयारी करनी है, कहीं ना कहीं ये आप लोगों को ये समझ में आएगा। मैं अंकिता को यहाँ पर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। तो अंकिता। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता बिष्ट है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने प्राचीन एवं मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में बताऊंगी। उत्तराखंड का इतिहास भारत के इतिहास जितना पुराना है, जो एक विभिन्न कालों के अनुक्रम राज्यों के इतिहास, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक तथा पौराणिक काल में विभाजित किया जा सकता है, जिनका विवरण इस प्रकार है। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों की उपलब्धता हो, वह प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उत्तराखंड में अनेक प्रागैतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। वर्ष 1968 में अल्मोड़ा के बालीचीना नामक स्थान में दलबैंड में खोजे गए लाखों उडियाल में मानव तथा पशुओं के चित्र को प्राप्त किया गया है। इनमें मानव की आकृतियों को समूह में या अकेले नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे अंकिता ने कहा कि हम जो उत्तराखंड के प्राचीन और मध्यकालीन उत्तराखंड की जो हम बात करें, तो इसमें हम जो पहला जो हमारा जो इन्होंने कहा था कि प्रागैतिहासिक काल, तो हमें उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के दौरान किस तरीके से हमें उत्तराखंड में जो प्रागैतिहासिक चीज़ें हमें जो प्राप्त हुई थी। जैसे इन्होंने कहा था कि बाड़ीछना के पास जो दलबैंड है, जिसे हम लाखों गुफा के तौर पर भी जानते हैं, और इन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जिस तरीके से मानव चित्रों को बनाया गया है और साथ ही उसमें गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है, काले रंग का भी प्रयोग किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे उत्तराखंड की ये पहचान है, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे थे उत्तराखंड में, किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्याप्त करा। और ये हमें जो हमारे जो ये शैल चित्र है, जो हमें प्रागैतिहासिक जो चीजें प्राप्त होती है, इससे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड के भूभाग में उस समय प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर मनुष्य निवास करता है। तो आगे बेटा और आगे बताइए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। अल्मोड़ा के लेथाप में शैलचित्र प्राप्त हुए। उनमें मानव की आकृतियों को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। देखिए, इन्होंने कहा था कि लेथाप में अगर कहें जो पूना कोट के अंतर्गत भी आता है, तो उसमें क्या गया है, जो मानव आकृतियां जो बनाई गई हैं, उसमें जो चित्र बनाए गए हैं कि इस तरीके से शिकार करते हुए समूह में दर्शाया गया है। ठीक है, समूह में किस तरीके से दर्शाया गया है कि भैया वो शिकार खेल रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, गोल घेरे में वो उत्सव मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उन कालखंडों के बारे में भी कहीं ना कहीं हमें एक स्पष्ट तौर पे जानकारी हमें देखने को मिलती है। जिस तरीके से अंकिता बता रही है, उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि इस वीडियो को भी आप सब्सक्राइब करें और अंकिता की ही तरह आप लोग भी इस तरीके से अपनी तैयारी आगे निरंतर करते हुए चले। अंकिता, आगे बताइए बेटा। अल्मोड़ा के काफरकोट से जो नित्यरत मानव कृतियाँ प्राप्त हुई है, उन्हें कत्थई रंग में रंगा गया है। ठीक। अल्मोड़ा के फालसीमा नामक स्थान से नृत्य करती हुई मानव की आकृतियाँ प्राप्त की गई हैं। हाँ, कई दफे प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अल्मोड़ा के किस स्थान से मानव की जो नृत्य करती हुई जो मानव आकृतियां मिली है, वो कौन सा स्थान है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली। तो आपको पता होना चाहिए अल्मोड़ा जो शहर है, अल्मोड़ा शहर से अगर कहें तो 5 किलोमीटर जो धारानौला है, धारानौला से में 2 किलोमीटर के आगे ये फालसीमा बैंड है। तो यहाँ पर हमें आपके जो मानव कृति, जो यहाँ पर पौराणिक कालीन ये सवाधान भी यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था। और अगर कहें ये तमाम चीजें हमें यहाँ पर देखने को मूर्तियां मिली थी, तो ये तमाम चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि ये अल्मोड़ा जनपद में ये मिले थे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक कालखंड में जैसे आपके
अगर बनकोट की बात करें या फिर हम उत्तराखंड के विभिन्न ऐसे जिले हैं जहाँ पर हमें प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं, या फिर उससे कप मार्क्स मिले हैं, या फिर उसमें पौराणिक जो पत्थरों पे बनी हुई एवं आकृतियां हमें मिले हैं, बर्तन मिले हैं, ठीक है, और सोने का मुखौटा भी हमें यहाँ पर अपने को प्रागैतिहासिक काल के संबंधित में हमें वो तमाम चीज़ देखने को मिले, जो हमें कहीं ना कहीं ये स्मरण कराता है कि इस भूभाग में भी किस तरीके से मानव अपने सभ्यता को निरंतर बढ़ाते हुए चले थे। तो आगे बताइए बेटा। पाषाणकालीन शवगार में रामगंगा घाटी से प्राप्त किए गए हैं। आठ ताम्र राज्य के पिथौरागढ़ से बनकोट से मानव कृतियां प्राप्त की। ये थोड़ा सा बच्ची कहना ये चाह रही है कि जो पिथौरागढ़ जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद से 8 ताम्र मूर्तियां मिली हैं जो मानव आकृति में है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कहाँ से मिली, तो ये आपके पिथौरागढ़ से मिली हैं। वर्तमान समय में अगर देखें तो ये अल्मोड़ा के संग्रहालय में से रखा गए हैं, तो जो ये मिले थे। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ो। चमोली जिले के अलकनंदा नदी के पास दुर्गी गांव से मानव की आकृतियां और शैलचित्र और हथियारों को रंगीन चित्र में प्राप्त किया गया है। ठीक है, आप समझ होंगे जो ये हथियार मिले थे उसमें किस तरीके से कलर किया गया था, उनको सार्फ किया गया था, जिससे कि वो शिकार बड़े आसानी से वो कर सकते हैं। तो तमाम चीजें इसमें बताई थी। चलिए बेटा आगे। चमोली जिले के थराली के पास स्थित किमनी गांव गुफा से हल्के सफेद रंग के हथियार, मानव चित्र और पशुओं की आकृतियां प्राप्त की। ठीक है, अब याद देखिएगा कि किमनी गांव से किस तरीके के जो हमें शैल चित्र या क्या चीजें मिली थी। तो किमनी गुफा की अगर हम बात करें तो वहां पर आपके जो जिस तरीके से चीजें प्राप्त हुई थी, जैसे कौन कौन सी चित्र प्राप्त हुई थी किमनी गांव से, आपके बताइए। शैल चित्र, हाँ, हथियार, हाँ, और पशुओं की आकृति, मानव की आकृति। हाँ, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? किमनी गांव। ये कहाँ है? ये थराली के निकट। कहाँ है, कौन सी जनपद है? ये वो उत्तरकाशी। हाँ, तो थराली में तो ये मिले हैं। चलिए आगे बताइए बेटा। उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैलचित्रों में जो किमनी गांव है ना, तो किमनी गांव आपका चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, चमोली जनपद में है। ठीक है, तो यहाँ पर किमनी ये नाम की एक गुफा मिली थी। तो ये गुफा मिली थी तो यहाँ पर आपके सफेद रंग के और हल्के ग्रीन रंग के चित्र यहाँ पर क्या मिले थे, आपको प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए बताइए आगे। उत्तरकाशी के हुडली गांव में जो मानव की आकृतियां हैं उनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। हाँ, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन इन्होंने दिया। कई दफे ये उत्तराखंड की जो समूह गांव की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सा स्थान है जहां से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त थे, तो कौन सा जनपद था? बताइए कौन सा जनपद है जहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? ये आपके हुडली नाम से प्राप्त है। आपके ये कहाँ है? आपके उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। तो सभी बच्चे इस चीज को नोट करिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर मैं आपको बताऊं ना, ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई दफे ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर समूह वाक्य अगर आप लोगों ने अगर पेपर दिए होंगे तो निश्चित रूप में वो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। मेरा ये उद्देश्य है कि जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों को कहीं ना कहीं अभी से ही तैयार किया जाए उत्तराखंड की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं, और जैसे ही ये इंटर पास करें तो निश्चित रूप में अगर समूह गांव के फॉर्म आते हैं तो ये अपने उसमें अपना प्रतिनिधित्व करें और अपना स्थान बना ले। तो मेरी यही आशा है कि हमारे बच्चे अपने माँ बाप का नाम और हमारे क्षेत्र का नाम, विद्यालय का नाम ये रोशन करें, जिससे कि अपने जीवन को शानदार तरीके से ये क्या करें, आगे अग्रसर कर सकते। तो बेटा आगे बताइए। चित्रित घृसर मृदघास से गढ़वाली क्षेत्र से प्राप्त किए गए। हाँ, और अब मैं आपको आद्य ऐतिहासिक काल बताऊंगी। ठीक है, आपको ये बता दूं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया इतिहास को हमने तीन खाल खंडों में विभाजित किया। जैसे इन्होंने कहा कि भैया प्रागैतिहासिक काल की हमने बात करी, उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है, फिर उसके बाद आता है पौराणिक काल आता है। तो हमने अभी आपके सामने जो अंकिता जी ने जो चीजें रखी वो प्रागैतिहासिक काल के बारे में अभी जो हमने जो समझा वो आपके प्रागैतिहासिक काल के बाद अब कौन सा काल आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताइए जितना आता है। वह काल जिसके अध्ययन के लिए साप्ताहिक सूत्रों की उपलब्धता हो, उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वह एक आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल हमारे पास जो साक्ष्य तो मौजूद है
मगर हम उन साक्ष्यों का अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि वो लिपि हमें आती नहीं, क्योंकि आज के वर्तमान समय में उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाते। तो कहने का मतलब है कि भैया ऐसा कालखंड का अध्ययन के बारे में कह रहे हैं जिसके साहित्य स्रोत उपलब्ध है, लेकिन हमें अभी तक उनको नहीं पढ़ा जा सकता है। जैसे इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें तमाम मिले थे उसे अधऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे इस काल के उत्तराखंड में अनेक स्थल मिले हैं जहाँ के लोग तांबा, कांस्य, कृषि उत्पादन, ग्रामीण नागरिक सभ्यता से परिचित हैं। अब इस कालखंड के बारे में बात कर रहे हैं कि आदि ऐतिहासिक काल। जैसे इन्होंने जो स्थल उत्तराखंड के ऐसे अनेक स्थल हैं जहां पर हमें कांसे से संबंधित आपको बताया कि उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जनपद है, अल्मोड़ा में तांबे की नगरी भी कहा, काशी नगरी के रूप में भी हम इसको जानते हैं। और यहाँ पर जैसे तांबा है, कॉपर है, या फिर यहाँ पर कृषि से संबंधित तमाम चीजें हमें उपकरण मिले हैं। और ग्रामीण जो नगरी और ग्रामीण और नगरी जीवन को किस तरीके से सभ्यता का हमें कहीं ना कहीं इसमें परिचय हमें देखने को मिलता है। तो ये तमाम चीजें हमें मिले थे। और आद्य ऐतिहासिक स्थानों जैसे बादराबाद होता है वो आपका, बादराबाद कहो बेटा, ये जो है आपका हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, बादराबाद से ताम्र संचय, मलारी तथा रामगंगा घाटी से मार्शनाली सावधान के अवशेष आदि प्राप्त हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से सावधान क्या होता है, जहाँ पर किसी चीज को दफनाया जाता है किसी को तो उसको सावधान करते हैं। तो ये सारी चीजें वहां से ये प्राप्त हुई। तो कल अब अंकिता आपको आगे हमने अभी ज्यादा ना कहते हुए यहाँ पर अभी हम सिर्फ आपके प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अधऐतिहासिक काल के बारे में बात करी। अब जो हम बात करेंगे, जो कल अगली वीडियो में जो अंकिता इसको बताएगी, वो पौराणिक काल के बारे में बात करेंगे। पौराणिक काल किसे कहते हैं, वो तमाम चीजें। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास को समझने का प्रयत्न करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।